नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। दोस्तों, आपको पाकिस्तान के साथ जो हालात अभी चल रहे हैं वो आपको मालूम ही है, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको उन लोगों से मिलवाएं जो इन हालात के अंदर रह चुके हैं, जिन्होंने इस पोजीशन को खुद फेस किया है और इससे डील किया है, जिनके लिए ये हालात चुनौती नहीं है, जो खुद पाकिस्तान के लिए चुनौती है। और आज बहुत खुशी हो रही है मुझे आपके सामने ऐसे ही एक और मेहमान को आपसे मिलवाने के लिए, जिनको हमने रिक्वेस्ट की वो हमारे स्टूडियो में आए। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड देवेंद्र प्रताप पांडे जी का। 42 साल फौज की नौकरी की और उसमें से 15 साल कम से कम कश्मीर में बिताए। कश्मीर में हर अलग अलग पोस्टिंग पर, अलग अलग ओहदों पर रहते हुए कश्मीर की हर चुनौती देखी, और आपको रिटायर हुए भी अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। 2023 में लेफ्टिनेंट जनरल पांडे की रिटायरमेंट हुई, और उस वक्त उससे पहले उन्होंने 15 कोर, जो कि कश्मीर में सारे काउंटर एजेंसी और जितने हमारे ऑपरेशंस हो रहे थे, और पाकिस्तान जो कुछ भी हरकतें करता है उस सब का जवाब आप समझ लें कि वो जनरल साहब की कमांड में था, जितना वक्त उन्होंने इस कोर को कमांड किया। आज के इस बातचीत को, हमारे साथ ऑडियंस भी है और आपके मन में कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको आप अगर एक क्लास की तरीके से देखेंगे तो मुझे लगता है उसका हम सबको ज्यादा फायदा होगा। कश्मीर, आतंकवाद, पाकिस्तान की असलियत, और जो हमें बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि हमें लगता है हमारे यहां पर पाकिस्तान की असल अंडरस्टैंडिंग में बहुत कमी है, और पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान का आर्मी का चीफ। ये 4-5 अगर हम मुद्दे आज के 40-45 मिनट के एपिसोड में हम लोग टच कर पाएं और कुछ ऐसी बातें जान पाएं जो इससे पहले हम लोग नहीं जानते थे, तो हमारे प्रोग्राम कामयाब मैं मानूंगा। तो जनरल साहब के बारे में 2 बातें मैं आपको बताता हूं प्रोग्राम शुरू होते ही। अभी पहलगाम का आतंकवादी हमला नहीं हुआ था, तो मैंने इनके कुछ इंटरव्यूज देखे सर, और उन इंटरव्यूज में आप ये कहते थे कि कश्मीर में शांति है लेकिन शांत नहीं है। फिर सुनिए, कश्मीर में शांति है लेकिन शांत नहीं है। ये विरोधाभास लगता है, लेकिन उसके बाद पहलगाम का हमला होता है। तो जब ये हुआ और मेरे को आपकी पुरानी बात याद आई, तो वो ऐसा था कि जैसे आप आगाह कर रहे थे सबको कि बहुत फॉर ग्रांटेड मत लो इस शांति को, अभी बहुत विजिल पर रहने की जरूरत है। जब वो हमला हुआ, आपने खबर सुनी, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? ये पहली बात है, ऐसा हमला जब होता है और आप एक ह्यूमन लाइफ्स, जिंदगियां खोते हैं, तो किसी भी सिपाही के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो एक एंग्विश होता है, एक थोड़ा गुस्सा भी होता है, नाराज़गी होती है। जाहिर है, मुझे यकीन है कि पूरे देश को, और देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर सभी लोग, जो भी एक अच्छा सोच का इंसान है, उसको इन डेथ्स के ऊपर, इन मौतों के ऊपर हमेशा एंग्विश रहेगा, गुस्सा रहेगा, नाराज़गी रहेगी, जिसने भी इस चीज़ को अंजाम दिया है। तो वो एक एंग्विश तो था ही था, मगर एक जो मेरे जहन में हमेशा बात रही दिमाग में कि हम एज ए देश, हम लोग स्ट्रैटेजिक थोड़ा कम हैं और हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। जो ये दिमाग की लड़ाई होती है और आइडियोलॉजी की लड़ाई होती है, ये एक वायरस की तरह होती है। वो आप एक तरीके से मारिए तो म्यूटेट होकर के वो छुपी रहती है, और जहाँ उसको मौका मिलता है, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाते हैं, वो तुरंत उभर के वापस आती है। और यही चीज़ मैं आज नहीं, मतलब हमने तो अपनी नौकरी के अंदर बहुत जगह ऑपरेशंस देखे हैं और बहुत स्टडीज़ भी करी हैं पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह की हालत होती है। तो ये मुझे पता है, और मुझे यकीन है कि हमारे जितने भी लोग जिम्मेदार लोग हैं उन सबको ये चीज़ पता है कि ऐसी चीज़ होगी। और कश्मीर की लड़ाई जो है 35 साल से चल रही है, जहाँ पे वहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो पूरी घटनाएं हो रही हैं। तो कई लोगों को ये मानना था कि अब वो 370 हट गया है, पीस है, टूरिस्ट जा रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, लोग बहुत खुश हैं। वाकई में लोग खुश थे, कश्मीर के लोग, मैं आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ, बहुत खुश थे। जम्मू कश्मीर के सब लोग, एक प्रोग्रेस हो रही थी। मगर क्या होता है, उस खुशी के अंदर जब ज़्यादा खुशी होती है तो जो आपका दुश्मन होता है वो आपको खुश नहीं दे सकता। और उसकी जो स्ट्रेटजी, हम लोग टैक्टिकल हैं, हम बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं, मगर जो हमारा दुश्मन है वो स्ट्रेटजिक है, वो लंबी दूरी सोच के चलता है। उसने 65 के अंदर बोला था विद 1000 कट्स,
हज़ारों कट करके हम अपने हिंदुस्तान को, इंडिया को ब्लीड करेंगे, उनका खून निकालेंगे और हज़ारों साल लड़ाई चलेंगे। तो जो हज़ारों साल, हज़ारों कट की बात चलता है, तो हमारे देश के लोग वो एक गोल होता है ना हॉकी मैच के अंदर, और तुरंत बड़े लोग खुश हो जाते हैं और उसके बाद में फिर 4-5 गोल ठुक जाता है। तो ये कॉशन है हमारे देशवासियों के लिए भी कि आप थोड़ा लंबी दूरी का सोच के चलें, और जो ये आइडियोलॉजी की, रेडिकलाइजेशन की लड़ाई होती है वो जल्दी ख़त्म नहीं होती है। उसके लिए बहुत कंप्लीट देश को, मीडिया को, एजुकेशन सिस्टम को और लोगों को मिल के काम करना पड़ता है, ताकि कश्मीरी हमारे लोग हैं, कश्मीर भी हमारा है और उनका हर एक आदमी हमारे साथ चल सके, ये मैं मानता हूँ। तो शांति थी, कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही थी, खास हो नहीं रही थी, रिक्रूटमेंट कम हो गई थी, फॉरेन टेररिस्ट काम नहीं कर पा रहे थे और टूरिज्म चल रहा था, वो शांति का एक माहौल था। मगर उसके नीचे लोग शांत नहीं थे, कुछ चीज़ें गलत चल रही थी और वो चलती रहेंगी जब तक हमारा दुश्मन की सोच चेंज ना हो। अच्छा, जैसे फौज में लोग कहते हैं ना कि भाई आपके पास एक, आप अचीव क्या करना चाहते हो, गोल होना चाहिए आपके पास। सर, मेरे इस प्रोग्राम के लिए 2 गोल हैं। अगले 20 मिनट में आपसे पाकिस्तान की बात करना चाहता हूं और उसके अगले 20 मिनट फिर हम आपसे कश्मीर समझना चाहते हैं, कश्मीर का सेंटिमेंट और प्रॉब्लम समझना चाहते हैं। अब आपने एक बात तो ये कही थी, शांति है कश्मीर में, लेकिन डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। दूसरा, हमला हुआ 22 तारीख को पहलगाम का, और उसके अगले दिन मुझे अच्छे से याद है, अभी ये डिटेल्स भी सरकार ने सार्वजनिक नहीं की थी, कितने लोगों की मौत हुई है, कैसे हुई है, कौन लोग थे, अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं अननोन थी। लेकिन जनरल साहब के पास फिर मीडिया पहुंचा और उस वक्त आप पहले आदमी थे जिसने ये कहा, इसके पीछे जनरल आसिम मुनीर है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ। एक पूरा दिन नहीं बीता था तब आपने ये कहा था। आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे और आपकी बात सच साबित हुई बाद में? अच्छी में कुछ 5-6 महीने, जैसे मैं रिटायर हुआ, मैं पिछले साल रिटायर हुआ था, तो मेरा एक इंटरव्यू एएनआई में किया गया। उस टाइम पे भी उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करते। तो मैं ये देखता हूँ कि हमारा देश इतना बड़ा देश है और इतना अग्रसर देश है कि हमें पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक जो स्पॉइल्ड बच्चा होता है वो हमेशा चाहता है कि आप मेरी तरफ देखो, और वो कुछ न कुछ करता रहता है। तो थोड़ा सा उसको नज़रअंदाज करना बड़ा ज़रूरी है एक लंबे समय के लिए। तो हमारे लिए और चीज़ें ज़रूरी हैं। आसिम मुनीर की जो सिचुएशन थी वो उस टाइम पे या इस टाइम पे ऐसी है कि पूरे देश के अंदर एक भयावह माहौल है। उसकी जो पश्चिमी बॉर्डर है उसके ऊपर उन्होंने सोचा था एक स्ट्रेटजिक डेप्थ करेंगे। पाकिस्तान का हमेशा ये मानना रहा है कि इंडिया यहाँ से हमारे ऊपर अगर अटैक करेगा तो हमको पीछे डेप्थ चाहिए, उनके जहाज़, उनके फोर्सेस पीछे जा सकते हैं। तो अफगानिस्तान को वो अपना एक डेप्थ मानते हैं, स्ट्रेटजिक डेप्थ। अब वो तालिबान हो गया, वहाँ पर उनके जो अचीवमेंट थी हुई, बट वो स्ट्रेटजिक डेप्थ उनको मिली नहीं, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश है, वो अपनी तरीके से बात करेगा। उधर पीछे बलोचियों का कुछ काम चल रहा है, वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उनके साथ में उनका माहौल गर्म है। पिछले साल लोग जानते नहीं हैं, 1000 से ज़्यादा लोग, उनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, वो मारे गए। तो आप ये सोचिए, एक देश जिसके 1000 से ज़्यादा, तकरीबन 1.5 बटालियन की नफरी मारी जा चुकी है, वो उस देश के अंदर क्या माहौल है। वो अपने लोगों के ऊपर एयर अटैक करते हैं, हेलीकॉप्टर से फायर करते हैं, आरटी के गोले चलाते हैं। वो अपने ही लोग, उसी धर्म के लोग हैं, उसी देश के लोग हैं, उनके ऊपर ऐसा व्यवहार होता है। तो वो देश इकोनॉमिक लिहाज से फ्रैक्चर्ड है। उन्होंने, उनका जो पॉपुलर लीडर था जो आगे आ रहा था, उसको निकाला, इमरान खान को जेल में डाल दिया है। जो उनकी पपेट गवर्नमेंट है, जो उनकी फ्रंट गवर्नमेंट है, पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी जल्दी समझ लिया कि ये हम डिक्टेटरशिप करते हैं तो दुनिया हमको सही नहीं मानती, तो अब हम एक प्रॉक्सी तरीके से गवर्नमेंट चलाएंगे। जैसे वो प्रॉक्सी की लड़ाई लड़ते हैं टेररिस्ट बेच करके, वैसे ही आज की तारीख में वो गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो अब धीरे धीरे जो उनकी जनता है, जो उनसे बहुत प्यार करती थी कुछ समय पहले, वो अभी उनसे हैरान और परेशान है। तो एक ये उनको ये मालूम है कि कुछ ऐसा करो जिससे हमारा देश रिस्पॉन्ड करे, इंडिया रिस्पॉन्ड करे, भारत रिस्पॉन्ड करे, और उसके रिस्पॉन्स पे, रिएक्शन के ऊपर पूरा उनका देश इकट्ठा हो जाएगा। तो एक इनकी कंडीशन है, और जब भी वो मुश्किल कंडीशन पे होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा हमारे पास करते हैं ताकि वो पूरा देश एकजुट हो जाए। और जो उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है, बलोच की प्रॉब्लम है, टीटीपी की प्रॉब्लम है, उनके यहाँ पे इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, खाने पीने की प्रॉब्लम है,
पूरी दुनिया में उनकी नज़र उनको देखते नहीं अच्छी नज़र से, ये सारी की सारी प्रॉब्लम छिप जाएंगी और देश एक होकर के हमारे साथ, इंडिया के साथ में लड़ने लगेगा। ये उसकी मंशा थी। और उसने 5-6-10 दिन पहले, 4-5 दिन पहले, मेरे ख्याल से 16 अप्रैल को, उसने कुछ बाहर के जो प्रवासी पाकिस्तानी लोग थे उनको बुलाया। वो काफ़ी डेवलप प्रॉस्परस लोग थे, और आप ये सोचिए उनको बुला करके आप उनको हिंदू और मुसलमानों के बारे में बता रहे हैं कि दोनों अलग लोग हैं, पाकिस्तानी मुसलमान है, वो इंडिया हिंदू है। वो लोग जो एक बाहर देश में रह करके पैसा कमा रहे हैं और आपको भेज रहे हैं, आप उनको एक रिलीजन के बारे में, रेडिकल आइडियोलॉजी के बारे में, फिलॉसफी और थ्योरी के बारे में बता रहे हैं। तो वो एक, जब मैंने भी सुना, मुझे यकीन है सबने सुना, तो एक तो वो दिमाग ठनका भी कि वो सबको पोलराइज करने की कोशिश कर रहा है किसी चीज़ के लिए। और मुझे लगा कि शायद ये सब कुछ न कुछ होने का अंदेशा है। वासिम मुनीर की स्पीच आप कह रहे हैं प्रिकर्सर थी इस हमले की, लग रहा था कनेक्टेड लग रहा था। ही वांट, ही सेड कि और फिर इतने टेररिस्ट हमले हुए हैं, मगर जिस तरीके से एक धर्म को आइडेंटिफाई करके जी। जो ये कार्य हुआ, काम हुआ, जो ये आघात पहुंचाया गया, वो एक बड़ा नया तरीका था। उससे कुछ समय पहले हमारे मुर्शिदाबाद के अंदर कुछ कार्रवाई चल रही थी। तो ये सब एक प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। वो एक पॉइंट समय चुना जाता है इन सब चीज़ों को करने के लिए, ऐसे नहीं किया जाता। पाकिस्तान कोई भी काम करता है बहुत सोच समझ के, समय के अनुसार करता है। ऐसे नहीं करता कि आप चलो एक अटैक आज हो गया, वो हो गया, और चलता है। वो बड़ी तजवीज़ के साथ करता है। यहाँ तक कि जब वो मार रहे थे हमारे लोगों को धर्म पूछ के पहलगाम में, तो एक महिला ने कहा कि मुझे भी मार दो, जब मेरे पति को मार दिया। तो उसका टेररिस्ट का जवाब था कि नहीं मारेंगे तुम्हें, जाके मोदी को बोलो। तो मुझे किसी ने बोला कि उससे देखो औरतों को छोड़ दिया। इसी अगेन हम लोग कितने बेवकूफ़ बन जाते हैं बड़ी जल्दी, राइट। उसका एक, जितनी औरतें वो बच्चे उस टाइम बचे हैं, वो पूरी ज़िंदगी उस डरावने माहौल को याद रखेंगे। टेररिज्म का क्या, टेररिस्ट का काम क्या है? टेरराइज करना। उस टाइम के लिए टेरराइज नहीं करना, वो ज़िंदगी भर एक वो आपके दिमाग में, जहन में घाव हो जाए, उस जहन को आपने उसने काबू करना है, राइट। एंड इट्स अगेन चैलेंज कि तुम बताओ, अब पूरा देश इकट्ठा हो जाए और बोलने लगे अभी तुम कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करो। इट इज़ बेटिंग। वो आपको वो दांव फेंक रहा है, दाना डाल रहा है, आप कुछ करो ताकि मेरा पूरा देश मेरे पीछे इकट्ठा हो जाए। वो पहला चीफ है। पहले तो सारे चीफ मार्शल और डिक्टेटर हो जाते थे, अब तो ये इसने कह दिया है कि मैं तो चीफ रहूंगा सालों साल। इस पास, आई होप यू नो, एक्सटेंशन मिल गया। एक्सटेंशन के लिए 7 साल के कौन एक्सटेंशन देता है? किस देश के अंदर ऐसा होता है? हर देश के अंदर चीफ, फौजी, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, जवान, सिपाही, एक दिन आता है रिटायर हो जाता है। बमुशक्कत कहीं किसी को अगर एक्सटेंशन मिलती है तो पाकिस्तान के अंदर 1-2 साल के लिए मिल जाती है। इसने तो 7 साल के लिए सेट कर दिया इनिंग। तो सर लेकिन उसने हमें उकसाया, तो वो यहाँ तक तो कामयाब है कि हम जवाब तो देंगे, इसमें तो कोई शक नहीं, आपको भी, आप कोई नो टू वेज अबाउट इट। अब यह है कि उसने कुछ सोच के उकसाया कि एक आएगा, भारत आएगा, इतना कुछ कर सकता है। हमारा जवाब कैसा होना चाहिए? देखिए, अगेन अभी क्या हुआ है कि पहले उरी का इंसिडेंट हुआ और हम लोग ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, फिर पुलवामा हुआ तो बालाकोट किया, और अब क्या है, होता है कि पूरी जनता सोचती है कि अब भी कुछ ना कुछ खेल होना चाहिए। तो ये जब दो देशों के बीच में राजनीति होती है, लड़ाई होती है, तो ये खेल नहीं होता, गेम नहीं होता। लोग कई बार जो लोग बात करते हैं चैनल्स के ऊपर भी, और ये एक बहुत ही सीरियस बिजनेस है। इसमें जान माल, और माल से ज़्यादा इज्जत दांव पे होती है। और सब लोग, स्पेशली जिन्होंने लड़ना नहीं है, वो सब खड़े होकर के ये चाहेंगे कि देश लड़े। मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर के लोगों की बात कह रहा हूँ। बहुत दुनिया चाहती है कि हमारा जो देश है, जो प्रगति के रास्ते पे है, वो लड़ाई में जाए, और एक लड़ाई के बाद में कईयों साल आप पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिबेट में नहीं जाऊँगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बट मैं तो यही, किसी को भी मुझसे पूछेगा तो सुझाव यही दूंगा, बी स्ट्रेटेजिक, सामरिक तरीके से चलिए, सोच की, रणनीति की तरीके से चलिए। एक टैक्टिकल, तुरंत घूंसे का जवाब घूंसे से मत दीजिए। वो एक रिवेंज है, वो जो कार्रवाई है वो ऐसी होनी चाहिए
ताकि उसके ऊपर जो आघात हो वो अच्छा आघात लगे। वो मिलिट्री के तरीके से होगा, डिप्लोमेटिक के तरीके से होगा, इकोनॉमिक के तरीके से होगा, टेक्नोलॉजी के तरीके से होगा, इंफॉर्मेशन के तरीके से होगा। बहुत सारे ऑप्शंस एक देश के पास होते हैं करने के लिए, और उसके लिए मुझे अपने गवर्नमेंट पे और जो भी हमारी गवर्नमेंट होती है उस टाइम के ऊपर जो लोग होते हैं, ओहदेदार होते हैं, उन पर मुझे भरोसा है। मैं भी एक समय पे एक उस जिम्मेदारी के पोजीशन पे होता था, और आज लोग अलग लोग हैं। मुझे यकीन है कि वो जो भी काम करेंगे वो अच्छा करेंगे। जो हमारे देश को आघात पहुंचा है उसका बदला भी होगा, और इतना अच्छा बदला होगा कि आसिम मुनीर और उसको जो अंजाम देने वाले लोग हैं, एक्चुअली जो टेररिस्ट है उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है मेरे दिन। वो तो एक डिस्पोजेबल कप की भी उसकी वैल्यू नहीं है। वो तो मारा जाएगा, वो आज नहीं मारा जाएगा तो कहीं भी मारा जाएगा। मगर जो वैल्यू है उस बेइज्जती की, वो आसिम मुनीर और उसकी जो टीम है, जो इन सब चीज़ों को प्लान करके उन्होंने किया है, वो है। इनकी भी वैल्यू नहीं है आपके लिए, जो इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस चलाने वाले लोग हैं, हाफिज सईद, मसूद अजहर? उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनकी क्या वैल्यू है? वो एक एस्टैब्लिश, वो नौकर हैं। उनकी एक आइडियोलॉजी, वो तो नौकर है। जिस दिन आईएसआई चाहेगी इनका वैल्यू खत्म हो गया है, उस दिन उनको एक बम के अंदर उड़वा देंगे, राइट? अभी आप ये भी देखिए ना, पाकिस्तान की क्या वैल्यू है। पाकिस्तान की वैल्यू ये है, जब उनको अमेरिका को जरूरत होती है तो वो भागे भागे उनके पास जाते हैं, पैसा देते हैं, प्रोमिसेस करते हैं, वो उनके हो जाते हैं। फिर वो चाइना पे चले जाते हैं। वो ऐसा देश, ऐसा लीडरशिप, ऐसी एलीट, ऐसी पाकिस्तान आर्मी या जो भी है, कोई भी देश जो इस तरह बेपैंदे लोटी की तरह भीख मांगता और अपनी रेलेवेंस के लिए दाएं बाएं जाए, उन्होंने अपने पूरे देश को खराब कर दिया अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई लड़ने के लिए। अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ा पढ़ा के रेडिकल बना दिया है, हथियार दे दिए। कौन, यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं और सब सुन रहे हैं, हाँ, कौन बोलेगा कि मैं अपने बच्चे को रेडिकल बनाना चाहता हूँ, हथियार में केस 47 देना चाहता हूँ? वो लीडरशिप है जो एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोग्रेस, मॉडर्निटी, टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के बजाय दूसरे देशों की लड़ाई के लिए लोग तैयार कर रहे हैं। ये तो कोई अलग ही देश है, तो वो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। जब अमेरिका यूज का काम खत्म हो जाता है, तालिबान की लड़ाई खत्म, पिछली बारी लड़ाई खत्म, थैंक यू सो मच, ये लो पैसे, अलग चलो। चाइना का मतलब खत्म हो गया इकोनॉमिक का, छोड़ दो। सो ऐसे देश का क्या वैल्यू है? आप किसको, जब आप कहते हैं ऐसा देश या ये देश पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं? वो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के लीडर्स हैं, या पाकिस्तान की आर्मी है? मैं तो एक बड़ा सिंपल, पाकिस्तान जो है एक्चुअली पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान 4-5 टुकड़ों का हिस्सा है। सिंध ही अलग हैं, बलोच बिल्कुल ही अलग हैं। वो तो पाकिस्तान चाहते ही नहीं थे, वो कहते हैं हमको इंडिपेंडेंट रख दो या हमको भारत के साथ रखो। और वो जो ट्राइबल एरियाज के अंदर फाटा और गिलगित बल्तिस्तान वाले लोग हैं, उनकी भाषा, खाना पीना, रहना बिल्कुल भिन्न है। पाकिस्तान एक पाक पंजाब करके जो इलाका है, जो सबसे समृद्ध, सबसे अच्छा पंजाब का हिस्सा था, वो पाकिस्तान में गया। बहुत ही अच्छी वहाँ की इकोनॉमी, सब कुछ था। वहाँ के लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान को चलाते हैं। और जो हमारे लोग यहाँ से चले गए, एक्चुअली पाकिस्तान की डिमांड पाकिस्तानियों की नहीं थी, राइट, पाक पंजाब वालों की नहीं थी। वो तो हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ एलीट पावरफुल लोग थे जिनके पास पैसा था, वो गोरों के पीछे चलते थे, उनके लीडर्स थे, उनका काम करते थे। और बाकियों के ऊपर, भाई गोरे तो जो आए थे थोड़े से आए थे, उन्होंने तो किसी के थ्रू रूल किया, तो वो उनकी ब्यूरोक्रेसी में थे, उनके फौज में थे। उनको जब लगा कि इंडिपेंडेंस हो जाएगी, डेमोक्रेसी आ जाएगी, वोट सिस्टम हो जाएगा, तो मेरा तो कोई वैल्यू नहीं है। उनको अपना एक देश चाहिए था, उनको वो देश मिल गया, वो उस देश में चले गए। अब वो उस देश में चले गए तो उनका नाम क्या पड़ा? मुहाजिर। मुहाजिर जो नाम है एक गाली के समान है, क्योंकि जो पाक पंजाब के अंदर लीड थे, जो सिंध के अंदर लीड थे, जो समृद्ध लोग थे, अब वो जो स्पेस होता है पावर का, पैसे का, बिजनेस का, इन लोगों को चाहिए था। और ये तो कह रहे हैं कि हम अपना घर छोड़ के आए हैं, तुम हमको अडॉप्ट करो, हम पावरफुल हैं, हम सोच वाले हैं, हम तो बड़े पावरफुल हैं। तो एक मुहाजिर लोग बन गए। और असीम मुनीर के भी जो माँ बाप हैं वो जलंधर के रहने वाले हैं। तो इनको तो बहुत ज़्यादा प्रूफ करना पड़ता है कि देखो मैं पाकिस्तानियों से पाकिस्तान ज़्यादा हूँ, पाकिस्तानी ज़्यादा हूँ।
मैं मुसलमानों से ज़्यादा बड़ा मुसलमान हूँ। सो दे हैव टू कीप ऑन प्रूविंग दैट आई एम मच मोर लॉयल। तो वो तो कितना भी गंदा काम करना हो करेंगे, उसको प्रूव करने के लिए मैं ज़्यादा देशभक्त हूँ। सो मेरा जो मानना है, ये पाक पंजाब के लोग कंट्रोल करते हैं और पूरी पाकिस्तान के अंदर लोग उनको लाइक भी नहीं करते। और उसके अंदर वो पाक आर्मी के अंदर ज़्यादा एलीट हैं और फिर उसके अंदर आईएसआई में ज़्यादा हैं, और जो टॉप लीडरशिप जो रंग है उनकी, वो इन्हीं को बिलोंग करती है। तो जब मैं, जो आई एम श्योर पाकिस्तान के जो लोग हैं, आम लोग जिसको पानी नहीं मिल रहा, जिसको खाना नहीं मिल रहा, आप उनकी हालत देखिए कैसे हैं, उनके फोटोग्राफ्स देखिए। वो तो हर जगह हमारी गवर्नमेंट की बात करते हैं कि भाई तुम आ जाओ, हमको ले लो, हाँ जी, हमको पानी पिला दो, हमें। वो तो कहते हैं अटैक, आजकल तो बड़ी रीलें बन रही हैं उनकी कि हमारे पास अटैक कर लो, हमको अपने पास ले लो, कम से कम खाना पीना मिलेगा, बिजली मिलेगी। इंडिया तुम्हारा हमारा क्या कर सकता है, हमारे पास वैसे ही बिजली नहीं है, खाने को नहीं है। सो वो जो लोग हैं वो भी अपनी एक ज़िंदगी, नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वो हमारे देश को देखते हैं, कुछ जलते हैं, मगर ज़्यादा लोग वही चाहते हैं जो हमारे देश में हो। सो वो जो एलीट है वो अपने आप को पाकिस्तान समझता है। एक्चुअली में जो पाकिस्तानी लोग हैं वो उनसे अलग हैं। वो भले ही वो थोड़ा सा रेडिकलाइज हो गए हैं, एक वो धर्म के नाम पे अलग हो गए हैं, बट आई थिंक दे आर डिफरेंट इन। सो में क्लैरिटी है कि जब हम कहते हैं पाकिस्तान, तो वो कौन है? वो पाकिस्तान एक्चुअली रन करने वाले कौन लोग हैं? वो पाकिस्तानी पंजाबी एलीट लोग हैं। एलीट लोग हैं, राइट। नाउ सर, सवाल यह है कि हमें अब एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। परमानेंट भी नहीं तो एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन चाहिए पाकिस्तान से, तभी इस बार देश में इतना गुस्सा है। हम अभी तक पाकिस्तान को कंटेन करते आए। एक हमला हुआ, हमने तो मुंबई हमले के बाद जवाब भी देना ज़रूरी नहीं समझा, कम मिलिट्री जवाब, बाकी कुछ किया हमने, लेकिन उसके बाद हमने इनको थोड़ा मिलिट्री भी समझाना शुरू किया। वो पीस ज़्यादा चलती नहीं है। इस बार आप कंटेनमेंट वाले जवाब देखते हैं जो पाकिस्तान को जाएगा शायद, जिसमें देश का गुस्सा भी थोड़ा शांत हो जाए, इसको भी थोड़ा सबक मिल जाए, कुछ साल की शांति मिल जाए, या एक लंबी शांति मिले? भाई मैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा लंबी शांति के लिए। और लंबी शांति के लिए दो ऑप्शंस हैं। मैं कभी शॉर्ट टर्म नहीं सोचता, तो मेरा दिमाग लंबे दूर से चलता है। हमारी फौज की ट्रेनिंग थोड़ी लंबे दूर की चलती है। उसके अंदर दो ही ऑप्शन है, या तो जो पाकिस्तानी एलीट है उसकी सोच का नज़रिया चेंज हो जाए, वो ये मान ले कि भाई पाकिस्तान अभी आ गया है, आज़ाद हो गया है, और हम अपने देश के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे भारत कर रहा है, जैसे यूएस कर रहा है, जैसे चाइना कर रहा है, और हम प्रगति के रास्ते पे चलेंगे, प्रोग्रेस के रास्ते पे चलेंगे। मॉडर्न गल्फ की सारी कंट्री मॉडर्न के रास्ते पे चल रही हैं, राइट। वो अच्छे एजुकेशन, अच्छे बिजनेस, हर चीज चल रहा है। ये वहां पर अभी भी हिंदू मुसलमान की बात अरेबिया लिबरल हो रहा है सर, लिबरल हो रहा है। वहां पे हमारे मंदिर बन रहे हैं, राइट, वहां पे शोज हो रहे हैं, बट ये कहीं एक अलग दुनिया में चलते जा रहे हैं। तो ये इनकी सोच जो है वो अगर चेंज हो जाए, वो उनकी पब्लिक कर सकती है। तो ये जो एक कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो सभी देशों को मिला करके, इनके जो नज़रिया है, इनके एलीट का नज़रिया चेंज होना चाहिए। वो हो सकता है, और वो करने वाले बाकी देश वाले हैं, बट सबसे ज़्यादा करने वाले उनके देश के लोग हैं। जब वो समझ जाएंगे और वो समझने लगें, वो एक उस टाइम पे आ गए हैं जो उनकी फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है इनके एलीट के साथ। लेकिन उसमें हमारा करने के लिए तो बहुत नहीं है ना? बहुत कुछ है, ठीक है। सोच समझाना, एक इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, कई तरीके हैं उनको समझाने के लिए, बताने के लिए, ये चीज़ है। और दूसरा, मैं थोड़ा सा ये रेडिकल लगेगा, मुझे लगता है कि शांति तभी होगी जब सिंधी अपना सिंधु देश संभालेंगे, बलोच अपना संभालेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपनी तरीके से रहेंगे, और पाकिस्तान पंजाब के पास में धन की कमी नहीं है, जगह की कमी नहीं है, ज़मीन की कमी नहीं है। वो अपने यहाँ खेती बाड़ी करके, बिजनेस चला करके अपनी देश को अच्छा चला लें। जब ये हो जाएगा तब मुझे लगता है कि एक शांति, पाकिस्तान के टुकड़े हों जब, अब उसका आप टुकड़ा मान लीजिए, बिकॉज टुकड़े तो ऑलरेडी हैं। देखिए, सिंधी तो मानते नहीं हो अपने आप को पाकिस्तानी है, राइट। बलोच बिल्कुल मानते नहीं हो, आप देख ही रहे हो। वो हर बार उनको कुचल दिया जाता है। थोड़ी सी बताइए, लाखों में आबादी नहीं है बलोच की, और पाकिस्तान का जो पूरा हिस्सा है उसके आधे से ज़्यादा उसका लैंड है, ज़मीन है, राइट। इतनी बड़ी जगह है। वो अपने आप को पाकिस्तानी मानते नहीं है, वो पहले से नहीं मानते, 47 से नहीं मानते हैं, राइट। फाटा और तहरीके तालिबान वाले मानते नहीं हैं। जो गिलगित बल्तिस्तान वाले हैं, उनका तो जो धर्म ही कुछ अलग किस्म का है,
उनके वैसे ही मारकाट हो रही है जो पाकिस्तान आर्मी वाले करते हैं एक अलग तरीके से। सो वो कोई मानता नहीं है, तो रह गया पाक पंजाब, तो आप यार पाकिस्तान पाक पंजाब बना लो, बाकी सब अपना खुशहाल रहेंगे। ये किया जा सकता है? सब कुछ मुमकिन है। ये जो बॉर्डर्स होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं, जो हिस्ट्री ऑफ जो राष्ट्रों का जो एक इतिहास होता है उसमें इन लकीरों का समय होता है, उस समय चेंज होता रहता है। आप यूरोप को देख लीजिए, आप सोवियत यूनियन को देख लीजिए, इसी कुछ समय के अंदर 70-80 सालों के अंदर कितने नए देश बन गए, आप उसको देख लीजिए। हर चीज का समय होता है, इसका भी समय होगा, और वो समय जो है काफी नजदीक। ये कैपेबिलिटी है हमारे पास? अब ये सब चीज मुमकिन है, राइट। अब आई शुड नॉट गेट इनटू डिटेल, आप समझ रहे हैं आप लोग कि ज्यादा इन सब चीजों पे बात नहीं करनी चाहिए, बट हर काबिल है। इट इज डूएबल, एवरीथिंग इज डूएबल। इस दुनिया में क्या चीज नामुमकिन है? किस चीज में समय लगता है? हर चीज मुमकिन है। मैं आपको थोड़ा ज्यादा इस पर मैं इतना नहीं चाह रहा हूं, इस बार डूएबल है? या देखिए, इस बार का अगर आप कहें 6 महीने में है, 1 साल में है, तो नहीं होता ना। ये तो शॉर्ट टर्म हो गया। ये सब चीजें थोड़े से समय के अंदर होती हैं। और आपको लगता है हमें उस रास्ते ही जाना चाहिए? मुझे लगता है, अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो यही बताऊंगा। गवर्नमेंट क्या सोच रही है मैं नहीं बता सकता, राइट, क्योंकि मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं रिटायर्ड आदमी हूं। लेकिन सर वो फिर हमें न्यूक्लियर बम की धमकी देते हैं। ये तो देखिए, ऐसा है, धमकी होती है। जिस दिन धमकी का इस्तेमाल हो गया उनसे, ये समझिए कि फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा। अभी तो हम 4-5 हिस्सों की बात कर रहे हैं, अभी हम उनकी अच्छी सोच के बारे में बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने एक बार भी सोच भी लिया, हमारा देश तो बहुत बड़ा है, ठीक है, हमारे देश को जब्त करने की ताकत है, उनके पास क्या ताकत है? खत्म हो जाएंगे। देखिए, गीदड़ भभकी होती है, और जो लोग डिसीजन लेते हैं वो गीदड़ भभकी को समझते हैं, समझ रहे हैं? तो ये कभी आप मत सोच लीजिए कि जो हमारे कारगिल हुआ, एक्शंस हुए, हमारे देश का सोच है 2047 में विकसित भारत का, और उस विकसित भारत के रास्ते से अगर हम हटने लगे इन गीदड़ भभकियों से, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और मुझे यकीन है कि सब जानते हैं, और ये पाकिस्तानी भी जानते हैं, उनकी आवाम भी जानती है। उनके जो पाकिस्तान का सिस्टम रहा है, एक अपने आप को इरैशनल दिखाओ। जैसे बच्चा होता है ना, हमने स्टार्ट ही उस चीज पे करा शायद, बिल्कुल, कि एक छोटा बच्चा होता है, जब वो रोता है तो कभी कुछ पटक देगा, कभी कुछ करेगा, मगर वो सोच चल रही होती है। वो कितना भी बच्चा गुस्सा हो, वो ये सोच रहा है कि मैं कैसे अटेंशन लूं, और एक वो लाइन होती है, उसको मालूम है ये लाइन में क्रॉस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ये लाइन क्रॉस करा तो उसके बाद में थप्पड़, पिटाई, और आगे से आगे और क्या हो सकता है। तो ये भी वो चलता है चाल। इसको लाइन भी पता है अपनी, इसको लाइन भी पता है, हर एक आदमी को लाइन पता है, और ये भी बंदे पढ़े लिखे हैं, ऐसे बेवकूफ नहीं है। ये तो उनका पावर है, वो लालच है, इनके पास में पावर रही है। आपके पास अनलिमिटेड पावर है, पैसे की कमी नहीं है। आप पॉलिटिक्स का गेम खेल रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, ब्यूरोक्रेसी चला रहे हो, आप बिजनेसेस चला रहे हो। दे आर वेरी वेरी स्मार्ट पीपल। वो क्यों चाहेंगे कि हमारा देश जो है ऐसी हालत में हो जाए जहां अगले 50-100 साल, 2 साल एक तिनका ना उग सके। हमारी सामरिक क्षमता, हमारी मार की क्षमता बहुत अच्छी है, हम कहीं आगे हैं, ठीक है। ये सब लोग बड़े कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। मुझे साल ही हुआ रिटायर हुए, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि हम लोग बहुत बहुत आगे हैं हर चीज के अंदर। इनका कोई मुकाबला नहीं हमारे साथ। सर अब पाकिस्तान की आर्मी और इंडियन आर्मी का डिफरेंस, पाकिस्तान की आर्मी का आउटलुक क्या है भारत को लेकर के? देखिए, अगेन पाकिस्तान आर्मी जवान अलग है, मिडिल और लोअर लेवल ऑफिसर अलग है, और उनकी सीनियर लीडरशिप और आईएसआई बिल्कुल अलग है। हर चीज अलग है, राइट। और ये जब आप पाकिस्तान आर्मी बोलते हैं तो ऐसा लगता है पूरी पाकिस्तान आर्मी, बिल्कुल अलग है, राइट। बट हाँ, अब आप अगर प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, हमारी आर्मी फौजी तरीके से चलती है, एक डिसिप्लिन है। मुझे मालूम था जिस दिन मैं भर्ती हुआ कि अगर मैं लेफ्टिनेंट कर्नल बनूंगा तो इतने साल नौकरी करूंगा, इसके आगे कितनी भी जुगाड़ लगा लो आपको एक दिन एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता। मुझे ये भी मालूम था कि मैं जनरल अगर बना
तो 60 साल पे मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैं कितनी भी जुगाड़ लगा लूं, वो मैं 60 से एक दिन आगे नहीं कर सकता। मैं फौज में रहते हुए बिजनेस नहीं चला सकता। मैं फौज में रहते हुए पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता। मैं फौज में रहते हुए ब्यूरोक्रेसी के साथ नहीं चल सकता। एक बड़ा क्लियर इंडियन आर्म फोर्सेस देश की आर्म फोर्सेस है, उसके साथ में ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पार्लियामेंट है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए चलते हैं। हम लोग, धर्म हमारे लिए देश की सेवा है। उनके यहाँ धर्म है, मतलब वो एक रिलीजियस एंगल से हमारे लिए कर्तव्य, हमारे लिए धर्म है। हमारा देश का हर नागरिक हमारे लिए धर्म है। बड़ा फर्क है जब आप एक धार्मिक लड़ाई पे चलते हैं और आप जब देश की सेवा में चलते हैं, तो दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। सो इसी तरह हमारी पूरी लीडरशिप है, राइट। हम एक सिविल गवर्नमेंट, जो भी रूलिंग डिस्पेंसेशन है उस टाइम का, हम उसके तहत काम करते हैं, वर्सेस वहां की जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है वो उनके लिए काम करती है, राइट। पाकिस्तान आर्मी के लिए करती है। तो पाकिस्तान का चीफ सेलेक्ट करता है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। उन्होंने सेलेक्ट किया इमरान खान होंगे, इमरान खान को चलाया। इमरान खान पावरफुल हो गए, बड़ा स्टाइलिश है, पठान है, लंबा है, अच्छा बोलता भी है, क्रिकेट के अंदर बहुत अच्छा था। तो उसको लेकर के उसकी पॉपुलेशन उसके पीछे हो गई। फिर उसने एक धर्म का भी रास्ता अपना लिया। जब वो पॉपुलर हो गया तो उसको लगा कि अब मैं आर्मी को भी कंट्रोल कर सकता हूं, ऐसे आउट हो गया। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब आए, बहुत पॉपुलर होने लगे। जियाउल हक को उन्होंने चीफ लगाया, उनको लगा कि ये मेरा चेला बनेगा, उसको जम करा के लगाया। और जियाउल हक ने उनको साथ में क्या किया, कुछ ही समय के अंदर मार दिया उसको। तो सेम असीम मुनीर साहब ने उठाया और इमरान खान को कहां डाला हुआ है, जेल के अंदर। तो आज की जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है वो उनके इशारे पे काम कर रही है, ब्यूरोक्रेसी उनके इशारे पे करती है, जुडिशरी काम करती है। हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जब आदेश होता है वो पालन होता है। कितना भी हमें बुरा लगे, हम लड़ते हैं केस के ऊपर, जब हार जाते हैं तो हम उस काम पे चलते हैं। वहां ऐसा नहीं होता है, वहां पे लिख के दिया जाता है आदेश कि आपने ये आदेश देना है और काम चलना है। सर उनकी मोटिवेशन क्या है, रिलीजन? नहीं, उनकी मोटिवेशन जो, देखिए अगर धर्म होता तो धर्म के हिसाब से जब वो मर गए थे कारगिल की लड़ाई के अंदर, उनके जवान ऑफिसर्स, जेसीओ, तो उनके जो ऑफिसर्स थे उनकी बॉडी को क्लेम करके धार्मिक तरीके से उनको दफना देते। वो तो किया नहीं उन्होंने। अगर धर्म ही होता तो क्यों ये जुल्म बलूचियों के साथ में हो रहा है, क्यों ये जुल्म जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में लोग हैं उनके साथ हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में क्यों हो रहा है, सिंधियों को क्यों मारा जा रहा है। अगर धर्म ही उनकी प्रेरणा होती, कहते हैं है बाइंड करने के लिए, जो अनपढ़ गंवार पॉपुलेशन है और जो लोअर क्लास के अंदर है, उनको तो ओपीएम है, वो एक नशा है, उनको बाइंड करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए वो एक चलाते हैं इस चीज़ को। बट जो एलीट है उसके लिए पावर, पैसे से ज़्यादा पावर होती है, यू नो, एक कंट्रोल, उनके हुक्म पे सब चलता है, देश चलता है। जब कोई बाहर से कोई लोग मिलने आते हैं तो सबसे पहले पाकिस्तानी चीफ को मिलने आते हैं। हम, मतलब कई लोग हमारे यहाँ ही बोलते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसे होना चाहिए। मुझे नहीं लगता हमारे यहाँ पे, और ना हमारा चीफ चाहता है, हमारा कोई भी चीफ हो चाहेगा, बिकॉज एक देयर इज अ सिस्टम इन प्लेस। वी आर अ डेमोक्रेसी। वहाँ पे सेलेक्टेड लोग और एंटाइटल्ड लोग उस देश को चलाते हैं। तो उनका मोटिवेशन पावर है, टू बी इन कंट्रोल, टू बी इन पावर ऑल द टाइम, एंड दे यूज रिलीजन फॉर दैट। सेकंड, एंटी इंडिया, इंडिया से नफरत, हाँ ये है इंडिया से नफरत इंग्रेन्ड है। वो तो देखिए पूरी आर्मी में नहीं है। मतलब अभी मैं गलत चैनल पे बोलूँगा, बड़ा अच्छा लगेगा। एक नॉर्मल जो सिपाही होता है उसको क्या चाहिए, उसको तनख्वाह चाहिए। वो तो लड़ना भी नहीं चाहता। वो कई बार, तो मैं तो बॉर्डर पे कितनी बार रहा हूँ, वो तो नहीं लड़ना चाहता। वो कहता है साहब हमको हुक्म आता है, हमको फायर करना पड़ता है, ठीक है। और कई बार जब वो फायर करेंगे तो आपके ऊपर फायर नहीं करेंगे, दाएं बाएं करेंगे फायर, ताकि रिटेलिएशन ना आए। जवान नहीं चाहता, जवान तो चाहता है मैं अपना काम करूँ, वापस जाओ, छुट्टी जाओ। उनको तो कई बार तनख्वाह नहीं मिलती है, राइट। उनके ऑफिसर्स उनके साथ नहीं रहते हैं। बड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ पे जब जो लड़ाई का माहौल हो चाहे पीस का माहौल हो,
उसी कंपनी पोस्ट के अंदर जहां जवान है उधर ही हमारा अफसर भी रहता है। उनके ऑफिसर्स पीछे रहते हैं, जब स्टाइल का मौका होता है तब आते हैं। स्टाइल का मौका होता है, स्टाइल मारना। दे कम विद एक उनका इंटोराज का सिस्टम होता है, थोड़ा सा एलिटिस्ट सिस्टम होता है उनका, इंप्रेशन डालने के लिए। हाँ, मतलब दे आर एक्चुअली ट्रू, नॉट ट्रू मिलिट्री लीडर्स, आई कैन ओनली से दैट। दे नॉट प्रोफेशनलिज्म नहीं है, प्रोफेशनलिज्म है। आफ्टर ऑल वो एक स्ट्रैटेजी चला रहे हैं तो प्रोफेशनल तो हैं, बट उनकी प्रोफेशनल जो है डिस्ट्रक्टिव है। इट इज नॉट फॉर द कंट्री, इट इज अगेन प्रोफेशनलिज्म इज फॉर पावर। भाई आप मुझे बताइए ना कि आज की तारीख में क्यों एक चीफ ये कहता है कि मैं 7 साल रहूंगा चीफ? क्या उसकी लोअर रंग के अंदर काबिल लोग नहीं है जो चीफ बन सकते हैं? है ना? तो पावर हंगर है। ऐसा तो कहीं किसी भी देश में ऐसा नहीं होता। हर एक आदमी सोचता है ये लीडर चला जाएगा तो क्या होगा। बहुत अच्छे चीफ आते हैं, बहुत अच्छे कमांडर आते हैं हमारी भी आर्मी के अंदर। तो कई बार जवान सोचता है यार बहुत अच्छा आदमी है, अगला आदमी होगा तो कैसे आएगा, बट अगला आता है वो उससे भी अच्छा निकलता है। पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि जो आदमी पावर काबिज हो जाता है वो पावर नहीं छोड़ता। इनका सेट है, ये रिटायर होंगे तो बिजनेस कंट्रोल करेंगे। कोई एयरफोर्स चला रहा है, कोई PIA चला रहा है, एयरलाइन चला रहा है, कोई लैंड के अंदर चल रहा है, वो बिल्कुल हर जगह पैसा पावर चलता है। सो हम पाकिस्तान की आर्मी को सब्जुगेट कैसे करें, इसको कैसे मजबूर करें, बस ये डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, ये आइडिया छोड़ना? देखिए वो आइडिया तो तभी छूटेगा जब ये आप हिस्सा चेंज हो जाएंगे और जब उनकी जो जनता है जो आज उनको रिस्पेक्ट नहीं करती है, एक टाइम आएगा। जैसे भाई इमरान खान आदेश पढ़ने के बावजूद लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए इमरान खान के लिए, राइट? हुआ काफ़ी, उन्होंने रिलीजियस तरीके से उसको ब्रेक किया। जो रिलीजियस लीडर थे उनको खरीद लिया और वो जो पूरी एजिटेशन थे उसको ब्रेक किया। बट अभी धीरे धीरे जो रिलीजियस लीडर है वो भी तो पुश में आ रहा है। जब पाकिस्तान की जनता एक अकाउंटेबिलिटी मानेगी कि भाई हमको पेट भी है, खाना भी खाना है, हमारा देश सैकड़ों साल पीछे चल रहा है, चाइना आगे चल गया, इंडिया आगे चल गया, दुनिया आगे चल रही है, हमको भी आगे चलना है, तब वो चेंज आएगा। बट यस, पनिशमेंट उसके भी कई तरीके हैं, वो हिट होंगे और तब उनको चेंज हो जाएंगे। तो मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था, जब मतलब कई साल हो गए, आतंकवादी हमले पहले भी हुए, ये पहली बार सुन रहा हूं कि आसिम मुनीर को दर्द हो। चीफ का नाम, उनके आर्मी चीफ का नाम पहली बार लिया जा रहा है। हाँ, बट इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बाकी समय के अंदर चीफ ऑलरेडी रूल कर रहा होता था, राइट? हर टाइम पे ठीक है, कुछ समय के अंदर जैसे मुशर्रफ था, राइट, कारगिल हो गया, नवाज शरीफ को पता ही नहीं चला क्या हुआ। ठीक है, कौन सी देश के अंदर आर्मी ऐसे काम करती है? नवाज शरीफ कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि नवाज शरीफ को बोला हुआ है कि आप चिंता मत करो, कुछ ऐसा करेंगे आपके ऊपर आंच नहीं आएगी। और जब वो पिटने लगे तो नवाज शरीफ कहता भी मुझे पता नहीं था। ऐसी कैसी इंटेलिजेंस हो सकती है कि एक आर्मी, देश की आर्मी एक ऑपरेशन बड़ा सा करने जा रही है, पूरे कारगिल के इलाके के अंदर जा रही है और आपकी लीडरशिप को पता ही नहीं चला, राइट? तो ऐसा तो होता नहीं है। सो यस, दिस टाइम ये जो लीडर है आसिम मुनीर, ये ISI का चीफ था जब पुलवामा हुआ। इसकी सोच ही खराब है और ये रिलीजियस, जैसे जियाउल हक था ना, ये उसकी कैटेगरी में आने की कोशिश कर रहा है ताकि जो उसका पावर है इस्लाम के नाम पे पावर हो। हमने कई स्पीचेस सुनी हैं, पुराने मुशर्रफ की भी स्पीचेस सुनी हैं, बस जिस तरह वो कुरान को कोट करता रहा इस स्पीच के अंदर, ऐसे मैंने कभी नहीं सुना। ये हाफिज कुरान है जो बताते हैं। हाँ, ही स्पेंड टाइम, ये बाहर गया, विदेश में कंठस्थ गया। है कुरान इसको। ठीक है, कंठस्थ है, बस वो कंठस्थ से अपने देश को तबाह कर रहा है। हम इसको कैसे तबाह करेंगे सर? ये हो जाएगा, कंट्रोल में आएगा। घबराया हुआ इस वक्त, उसको नहीं मालूम था कि IWT सस्पेंड कर दी जाएगी, उसको नहीं मालूम था कि जो एक्शंस हो रहे हैं वो हो जाएगा। आप जिस दिन वो ऑपरेशन हुआ उस दिन लश्कर तौबा की जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो नाम डालते हैं TRF, उन्होंने क्लेम किया हो गया। हाँ जी। और 3 दिन के बाद में कहते हैं नहीं सॉरी हम तो थे नहीं, ये तो कोई था। क्यों चेंज हुआ? उनको तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना। बिल्कुल। और वो तो जिहाद के रास्ते पे हैं, उन्होंने तो हिंदुओं को मारा, उनको तो कूद के एक्सेप्ट करना चाहिए। वो पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को मार रहे हैं, औरतों को उठा रहे हैं, लड़कियों को
अगवा करके उनके साथ शादी कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, दे शुड बी वेरी ग्लैड कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो धर्म के नाम पे चल रहे हैं। क्यों चेंज हुआ? पुलवामा के टाइम पे भी जैश ए मोहम्मद ने बोला था, एक हल्का सा मैसेज आया और जैसे ही उसकी आउटक्राई हुई तुरंत वो चेंज हो गया। किसने चेंज कराया? लीडरशिप। या दैट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द लीडरशिप। और आपने कहा ये डरा हुआ है सिमोनी। आप शक्ल देखिए, कभी उसका एक बॉर्डर पे कल परसों विजिट का आया था, वो टैंक पे चढ़ा हुआ था। टैंक पे चढ़ा हुआ। आप उसकी शक्ल देखिए कैसे हवा उड़ी हुई है। एंटिसिपेट नहीं किया था ऐसा रिस्पॉन्स। मे बी आई थिंक ही डिडंट एंटिसिपेट कि 26 हो जाएंगे। अच्छा, कि इतना बड़ा अटैक कर दो। मे बी ही डिड नॉट एंटिसिपेट। देखिए कई बार मैं बताऊँ, लड़ाई तो चलिए जो फिजिकल होगा रिस्पॉन्स होगा, क्या होगा, मगर ये जो IWT का जो किया है ना, ये कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये सस्पेंड किया जाएगा। नॉट इवन चाइना, नॉट इवन नोबडी विल थिंक। यू थिंक इट्स अ वाइज मूव? इट्स अ मेजर मूव। मैं अगर वहाँ का किसान हूँ तो मुझे मालूम है कि अगले साल जो है राशन मुझको बाहर से लेके आना पड़ेगा। वैसे ही खाने को मोहताज हैं वो, एंड देन इट इज़ नॉट 1 ईयर। अब जब उसके ऊपर काम चलेगा इंडिपेंडेंट, वो पूरा पानी डाइवर्ट होगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो टैप है वो कल को बंद कर दिया। जब हमको लगा कि भाई हमारे को पानी ज़्यादा हो गया, हम पानी पहले छोड़ देंगे, तो वो खेती नहीं कर सकता। फिर आपको इट्स अ मेजर पावर। पानी पहले एक टाइम में लोग बोलते थे लड़ाई होगी तेल के लिए, फिर बात शुरू हुई लड़ाई होगी पानी के लिए। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे पानी, बारिशें कम हो रही हैं, पानी की ही लड़ाई होगी। इट्स अ वेरी वेरी मेजर मूव, इट्स अ बोल्ड मूव। सो ही इज मिसकैलकुलेटेड एंड ही नोज इट। या ही इज। सर अब थोड़ा मैं कश्मीर पे हूँ। आपने कहा कि ऊपर शांति थी, सरफेस के नीचे सब सरफेस कुछ वैसा नहीं था जैसा बाहर से लगता था। क्या है वो सब सरफेस? देखिए जो रेडिकलाइजेशन होता है ना, आप लोगों ने अपने इतिहास को पढ़ा। हम लोग अपने स्कूल से पढ़ते आए एक इतिहास को, और एक इतिहास आपको मालूम है। अगेन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से के साथ नहीं हूँ, आप ये मत समझ लेना, मगर जो भी एक इन्वेस्टिगेटिव माइंड है, जब वो सोचता है, पढ़ता है, तो उसको लगता है कि यार ये स्लांट क्यों लग रहा है। हम सिर्फ 400-500 साल की हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्यों नहीं पढ़ते, हम चोला एम्पायर के बारे में क्यों नहीं पढ़ते, हम इतनी चीज़ें जो हमारे इतिहास की हैं हम उसके बारे में क्यों नहीं पढ़ते। मगर ऐसे सोचने वाले लोग एक 1.4 बिलियन देश के अंदर चुनिंदा होते हैं, राइट। बाकी लोगों को जो सिखाया जाता है वो उसमें चल पड़ता है। कश्मीर के अंदर जो एक एजुकेशन सिस्टम था, एक इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था जो रेडिकलाइजेशन का था, वो 70-80 साल से नॉन स्टॉप चल रहा है कि आप अलग हो, आपके खाने का तरीका अलग है, आप अलग लगते हो। जम्मू कश्मीर हमेशा आज़ाद था, आज़ाद होना चाहिए, और हमारी कई लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जब कोई ज़्यादा चिल्लाता था कि मुझे आज़ादी चाहिए, तो हम उसको क्या देते थे? थप्पड़ मारने के बदले में उसको हम और पैसा, फंड दे देते थे। तो फिर जब ये पार्टी ज़्यादा चिल्लाती थी तो उसको दे दिया, तो अगली पार्टी ने बोला यार ये तो पैसे मिल रहे हैं तो मैं भी चिल्ला लेता हूँ। सो पावर केम टू दोज पीपल जो ज़्यादा एंटी इंडिया करता था। इसी चीज़ को देख के एक आम पब्लिक भी सोचती है कि यार एंटी इंडिया बोलो तो आपका भी फायदा है। और वो जो पढ़ाई लिखाई, एक जो मदरसे की पढ़ाई थी, एक स्लांट की पढ़ाई थी, उसके अंदर जब आपके दिमाग में घुस जाता है कि हम अलग हैं, आप क्या सोचते हो कि 4 साल के अंदर आपको तो अभी भी हमारे को अपने देश की असली हिस्ट्री पता नहीं है, हम नहीं चेंज कर पा रहे पूरे देश की हिस्ट्री को। तो वो जो लोग इतने दिन तक पढ़ते रहे, उसको चेंज करना समय लगेगा। पढ़ते क्यों रहे सर? हमने पहले क्यों नहीं बदल दिया ये? वो बदलना चाहिए था। हमेशा से हमारे साथ है ना कश्मीर। वी शुड हैव डन वी हैव बीन देयर ऑलवेज। मुझे लगता है कि मे बी हमारे देश के जो लीडर्स थे उनके पास उतना सोचने का समय नहीं था, या उनको गाइड करने वाले नहीं थे लोग, और प्रॉब्लम रही होगी उनके पास। आई डोंट वांट टू ब्लेम कि पहले वाले लोग खराब थे और आज वाले अच्छे हैं, बट बॉटम लाइन इज कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसीज हैं, जो मिसबिहेव करे उसको ज़्यादा। और एक लाइन आपने अगर सुना है तो मैं हमेशा बोलता हूँ, एक कश्मीर के अंदर हमारी सबसे बड़ी कामी ये रही, जो हमारे साथ हैं हमने उनको कभी सपोर्ट नहीं किया।
जो हमारे दुश्मन हैं हमने उनको ज़्यादा सपोर्ट किया। हुर्रियत कुछ नहीं था, हुर्रियत को हम लोग लेके आए। अरे आप ठीक है, चलिए बात कीजिए, हम आपको पावर देंगे, आप इधर भी तकरीर कर सकते हैं, आप जाइए उधर भी तकरीर कर सकते हैं। वो तकरीर आपको प्रो इंडिया तकरीर तो करेगा ही नहीं। जब आपको मालूम है तो आप उसको पैसा क्यों दे रहे हैं, राइट? बट हम लोग एक डेमोक्रेसी में हैं, हमारी में भी कुछ कंपल्शंस होंगी, उस टाइम पे होंगी, बट आज वो कंपल्शंस खत्म हो गई हैं। बट फिर भी लोगों को ये लगता है कि 4 साल 2019 के अंदर आपने 370 हटा गया, वो कोई क्लाउड थोड़ी है कि आपने वो बारिश हो गई और हट गया और अभी बिल्कुल सूरज निकल गया है। भाई सूरज तो निकल गया, बट घास और पानी और बाढ़ तो अभी भी गीला है। जब तक ये दिमाग की सोच चेंज नहीं होगी, 90% 95% की चेंज होनी चाहिए, तब जा करके एक मेंटल इंटीग्रेशन, फिजिकल इंटीग्रेशन है, बट एक दिमाग का इंटीग्रेशन तभी होगा। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सर मेरे पास एक आखिरी सवाल का समय है, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है इसका जवाब आना, लोग भी सुने। हम यहाँ कश्मीर के बाहर जो लोग बैठे हैं, बाहर और राज्यों में हिंदुस्तान के, एक बहस चल रही है कि क्या कश्मीर के लोगों का मन बदल गया है टुवर्ड्स इंडिया। हमने नहीं देखा इतने कैंडल मार्च निकलते हुए, इतने लोगों को बाहर निकल के नारा लगाते हुए हम हिंदुस्तानी हैं, कश्मीर हिंदुस्तान है। पहले नहीं होता था, इस बार हो रहा है। लेकिन लोग मन नहीं बना पा रहे कि हम इस पे भरोसा करें। जैसा आपने कहा कि बहुत जल्दी तो नहीं हमने बिलीव कर लिया इस चीज़ को। क्या है सेंटिमेंट कश्मीर के लोगों का इस वक्त इंडिया के लिए? देखिए, 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। इसके अंदर सेंटिमेंट बहुत ही मुश्किल होता है एक आइडेंटिफाई करना। एक जो आम आदमी है उसके ऊपर झंडा कोई भी लगा दो उसको फर्क नहीं पड़ता, जो गरीब है, ठीक है, उसको चाहिए कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ें, मुझे बिजनेस का, व्यवसाय का मौका मिले, मैं अपना काम करूं। उसको ये नहीं समझ में आता कि मैंने क्या करना है, कौन किधर है, राइट? एक लार्ज तबका ऐसा है, राइट? और एक तबका ऐसा है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पूरा परिवार एक कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी के अंदर पड़ा है। उसके बच्चों की सोच वही एलीट, एक एलिटिस्ट एनवायरनमेंट है वहाँ पर भी, जो हमेशा रूल करता रहा है। उसको लगता है कि यार ये पावर मेरे हाथ में रहनी चाहिए, बाय हुक और क्रुक। उसका इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट में है। उसका इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट, जब कन्फ्लिक्ट होता है तो लोग भागे भागे पॉलिटिशियन के पास जाते हैं या किसी मौलवी के पास जाते हैं जो रिलीजियस लीडर है। अरे अरे ठीक ठाक करो, कोई बात नहीं, अभी देश को आगे चलना है। वो पावर मिल जाती है, वो थोड़े दिन चलता है काम, फिर उसके बाद में वापस ढाक के 3 पात हो जाता है। तो एक वो तबका है, राइट? तो ये जो इसको चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसका मन नहीं बदला है। उसका मन जल्दी बदलेगा नहीं। उसका मन बदली करने वाले लोग ही हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि कश्मीर के अंदर ये जो 4-5 साल, मैं 4-5 साल भी नहीं बोलूँगा, 30-35 साल, और खास तौर से ये 4-5 साल, जिसने टेररिज्म को देखा है, जिसने टेररिस्ट एक्टिविटी को देखा है, और जिसने प्रोग्रेस देखी है पिछले 4-5 साल के अंदर कश्मीर के अंदर, बहुत लोगों में क्या प्रोग्रेस हुआ, मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है, राइट? वो ये चाहता है कि वो देश के साथ रहे, ठीक है? काफ़ी लोग हैं, मगर हमारे भी जो मीडिया के लोग हैं वो इस प्रोटेस्ट मार्च के ऊपर ज़्यादा, मतलब जो क्या है, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते। वो कोई बात क्या बोलते हैं उसको, लोगों से ऐसे बात करेंगे, लीडिंग क्वेश्चन पूछवाएंगे कि आपको क्या लगता है, आप किसके साथ हैं, क्या हुआ, ये इंडिया ने किया कि पाकिस्तान ने किया। तो वो एक अनपढ़ गंवार जो जाहिल आदमी है वो कुछ बोलेगा, और हम 10 लोग बोलेंगे, उसमें से हम वो 4 चीज़ें चलाएंगे जो मीडिया बाइट में होंगी, जो मेरा चैनल चलेगा, जो मेरा यूट्यूब चैनल चलेगा। तो समवेयर मुझे लगता है कि हम सबको एक सेंसिबल होना चाहिए, और एक भय का भी माहौल है। और मैंने पहले भी बताया कि हमारी जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक, मिलिट्री, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, हमने अपने लोगों का कश्मीर के अंदर कभी साथ नहीं दिया। जो लोग हमारे साथ लड़े, इख्वानीज हमारे साथ लड़े, हमने उनको छोड़ दिया बिना प्रोटेक्शन के। और जब आपने जो रो रहे थे उनको पावर दे दी, पहले आने के बाद में उनकी काट छटाई करी, लोग मारे गए। तो अब एक मैसेज चला गया ना कि ये तुम थे ना भारत के साथ, तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हारे आदमी को हमने खत्म कर दिया, तो कैसे लोग आपके साथ आएंगे? एक लॉन्ग कंसिस्टेंट पॉलिसी
जिसके अंदर जो भारत का झंडा उठा के चलने को तैयार है, जब आप उसको सपोर्ट करेंगे तो ये जो न्यूट्रल पॉपुलेशन है वो आपके साथ तुरंत आना शुरू हो जाएगी। कई बार मुझे लोगों ने बोला कि साहब वहां पे ना जलसे होते थे जब टेररिस्ट मर जाता था। हाँ जी। वो कहते थे कि साहब आप हमको रोकोगे तो हम नहीं जाएंगे, अगर आप नहीं रोकोगे तो वो तो उसके हाथ में गन है, मुझे शाम को आके खटका गोली भले ही मारे पर मैं तो डरता हूं। एक भय का, जो आदमी बचपन से लेके 70 साल तक एक भय के अंदर पला हो, गन देख के पला हो, उसके दिमाग में भय रहेगा, जल्दी नहीं जाएगा। बहुत कुछ, बहुत फूड फॉर थॉट मिला सर, पता नहीं लगे 55 मिनट। और बट कश्मीर को समझने के लिए, पाकिस्तान को समझने के लिए कुछ नई बातें जानना ज़रूरी थी, एक गंभीर चर्चा की ज़रूरत थी और मुझे लगता है वो चर्चा आज हो पाई है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा ज़ोरदार तालियों से जैनल साहब का हम धन्यवाद करें।